हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लूसेंट का निचोड़। यहाँ पर देखेंगे लूसेंट बुक का निचोड़। यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन एमसीक्यूज जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। और यहाँ पर देखेंगे ये लूसेंट बुक का ताबड़तोड़ निचोड़। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जीएस और जीके जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पर यह हमारे भारतीय संविधान के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो जो कि भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपीपीसीएस, यू यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी जीडी, ईटीसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर देख रहे हैं ये संविधान निर्माणकर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान की है। यहाँ पर इनका कहना है, इनके शब्द यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं जो कि आपको हम बताते हैं। जहाँ सहनशीलता की सीमा खत्म हो जाती है वहाँ क्रांति का उदय होता है। ये किसने कहा था? ये BR अम्बेडकर अर्थात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है और कलम सबसे बड़ा हथियार। अगर शिक्षा को अपने शस्त्र और शास्त्र के आधार पर समझा जाए या माना जाए तो बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण होता है और आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को और देखते हैं हमारा जो पहला सवाल है। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देख रहे हैं स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष की गई थी या फिर किस वर्ष हुई थी? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? यहाँ पर विथ आंसर सहित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1950 में या 1952 में या 1953 में या 1954 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1952। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में हुई थी। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और 1900 अगर 51 की बात की जाए, 1951 की तो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी 1951 में। 1952 में स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे कौन सा संशोधन था जिसके माध्यम से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 82वां संविधान संशोधन या 83वां संविधान संशोधन या 84वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन? तो यहाँ पर देख रहे हैं 86वां संविधान संशोधन। अब यहाँ पर देख रहे हैं 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के तहत। यहाँ पर देख रहे हैं किस संविधान संशोधन? तो यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन के तहत ही 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार बनाया गया था, जो कि मौलिक अधिकारों में वर्णित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आंसर जो है हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा 86वां संविधान संशोधन। चलिए हमारा अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर संविधान के किस संशोधन, यहाँ पर देख रहे हैं संविधान के संशोधन से ही क्वेश्चन यहाँ पर आया है। संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और
संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। तो ये देख रहे हैं, ये यूपीएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी में और यूपीपीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस, देख रहे हैं यहाँ पर आईसीएस की बात की गई है। यहाँ पर आईसीएस जो हमारी आईएएस है, आईएएस यूपीएससी जो है आईएएस है, इसी को पूर्व में पहले इसे आईसीएस के नाम से जाना जाता था। जो यूपीएससी आईएएस की एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराती हैं, तो वो इसका नाम पूर्व में, इसका पहले नाम आईसीएस था, बाद में इसका नाम चेंज होकर आईएएस बन गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो यहाँ पर देख रहे हैं, संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। तो किस अधिनियम संशोधन के तहत दिया गया? तो 28वां संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा, या 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा, या 29वां संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा, या फिर 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर सन तो आपको रिलेटेड सेम मिल रहे हैं, यहाँ सेम सब मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 28वां है, और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ 29वां है, यहाँ की बात की जाए तो ये 24वां है, और यहाँ देख रहे हैं 26वां है। तो ये आप इस तरह से आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 28वां संशोधन अधिनियम 1972। तो ये देख रहे हैं, पहला जो है आपका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा। जो आईसीएस अधिकारियों को विशेषाधिकार जो प्राप्त किए गए थे, प्रदान किए गए थे, जो प्राप्त थे, तो उनकी सेवाओं और शर्तों के लिए कुछ अधिकार प्राप्त थे, वो 28वां संविधान संशोधन 1972 के तहत ही किया गया था। ये 28वां संविधान संशोधन 1972 के तहत, ये ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देख रहे हैं 12वीं अनुसूचियों की अगर बात की जाए, जिस समय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। और बाद में संविधान के बाद जो संशोधन हुए हैं, तो सारे संशोधनों के तहत ही 8, 9, 10, 11, 12 अनुसूचियाँ, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, और बाकी 4 अनुसूचियाँ बाद में संशोधन के तहत ही जोड़ी गई हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी थी? तो कितने मद थे? 11 थे, या 16 थे, या 18 थे, या फिर 20 थे। यहाँ पर देख रहे हैं 18 थे। कितने थे? 18 थे। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? तो वो है 18। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति? राज्यसभा की बात यहाँ पर की जा रही है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो लोकसभा का पदेन सभापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लोकसभा का पदेन सभापति होता है राष्ट्रपति, और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। यहाँ पर बात की जाए संसद की, तो संसद के 3 सदन होते हैं, जिसमें पहला है आपका राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, और तीसरा है राज्यसभा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे
भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं संविधान द्वारा संविधान किसे, भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर, ये मौलिक अधिकार जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, इन पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। तो किसे दी गई है? तो उचित प्रतिबंध किस, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, इनका अगर हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, या आप इसका गलत निर्वहन कर रहे हैं, तो इस पर लगाम लगाई जा सकती है। तो किससे ये अधिकार दिए गए हैं? राष्ट्रपति के पास हैं, या संसद के पास हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, या फिर संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास हैं। तो अगर उत्तर आपका सही है बी। देखिए अभी बी संसद के पास है। तो यहाँ पर देख रहे हैं संसद के 3 सदन होते हैं, अभी हमने बताए थे। संसद, संसद जिसे इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। संसद के 3 सदन होते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए अगर, तो होता है पहला राष्ट्रपति, तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास भी होता है। इसके बाद लोकसभा, 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 और इसके बाद राज्यसभा, किसके पास? राज्यसभा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर संसद आपका करेक्ट होगा, अर्थात बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किसके प्रति जवाबदेह जवाबदेह बनाया गया है? तो यहाँ पर देख रहे हैं अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए, जिसका कार्यकाल चल रहा है, तो उनकी जो शक्तियां हैं, उन्हें जो पावर दिए गए हैं, तो राष्ट्रपति को किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया है? अर्थात राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है, तो वो राष्ट्रपति किसके प्रति जवाबदेह होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं राष्ट्रपति किसको जवाब, मतलब जैसे कि प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति से कोई मिस्टेक्स हो रही है तो मतलब किसे जवाबदेह हो सकता है, किसे जवाब देगा कि उससे गलतियां हुई हैं अथवा नहीं? तो यहाँ पर देख रहे हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय को, या भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश को, या फिर या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति होगा किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, अर्थात उत्तर आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। राष्ट्रपति को किसी के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? देख रहे हैं कि अधिनियम जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई हैं, तो किसके तहत दी गई थी? चलिए ऑप्शन है हमारा पहला, राज्य सचिव के द्वारा, या गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा, या केंद्रीय विधान मंडल के द्वारा, या ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिनियम 1935 जो है, तो ये भारत की आज़ादी के पूर्व काल का अधिनियम है, जिसमें कि 1935 के तहत भारत में अंग्रेजों का ही शासन चल रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नर जनरल और वायसराय, तो यहाँ पर जैसे कि पहले तो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, और ना ही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। उस समय ना तो भारत का संविधान बना था, और ना ही भारत के संविधान की कुछ नीतियाँ भी थीं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था, इस कारण से गवर्नर जनरल या फिर वायसराय, जो ब्रिटिश ब्रिटिश संसद के द्वारा चुने जाते थे भारत में, तो वायसराय, गवर्नर जनरल और वायसराय की ही नियुक्ति की जाती थी। इन्हीं के प्रति ये जो 1935 का अधिनियम था, ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो थीं, गवर्नर जनरल या वायसराय के पास ही थीं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है? देखिए किस मामले में, ऐसा कौन सा मामला आया था जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? वास्तविकता में देखा जाए तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आपका प्रियम्बल है, उद्देशिका है, वो विद पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जैसे शब्द और एकता, अखंडता, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो शब्द हैं
बाद में इसमें संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, किंतु यहाँ पर देखिए कोई ऐसा मामला आया था जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो कौन सा मामला था? मिनर्वा मिल्स केस, या फिर बेरूबरी यूनियन केस, या फिर केशवानंद भारती केस, या फिर SR बोम्मई केस। तो यहाँ पर 4 देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये मामला आया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद बनाम भारती केस, इस अर्थात सी द करेक्ट ऑप्शन होगा। केशवानंद बनाम भारती जो केस आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल के तहत ये केस आया था। तो इसमें देखिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो ये याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती बनाम केरल के तहत ही ये मामला आया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है स्वतंत्र भारत क्या हो गया? देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? यहाँ पर देख रहे हैं स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पास था। तो देखते हैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था, और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12वां नंबर। हमारा अगला प्रश्न है, तो साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? साइमन कमीशन की सिफारिशों में को किसके निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइमन कमीशन की सिफारिश किसमें शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या माउंटबेटन योजना में, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कट गया है 1947 है। यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, या फिर अगस्त प्रस्ताव में। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 1942 नहीं, बल्कि यहाँ पर 1942 था, 1942। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1942। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो यहाँ पर शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही साइमन कमीशन की सिफारिशों को शामिल किया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन ये वाला हो ही चुका है, तो ये आपका हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया, और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? तो यहाँ पर देख रहे हैं ये किसके तहत एक ऐसा अधिनियम बनाया था जिसके तहत लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया, और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, या
भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। यहाँ पर देख रहे हैं मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था 1909 के तहत हुआ था, जो कि भारतीय परिषद अधिनियम, यहाँ पर ये संशोधन किया गया था, यहाँ पर अधिनियम बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, यहाँ पर देख रहे हैं 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 को लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया गया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित भी किया गया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर देख रहे हैं नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। तो पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका पहला। यहाँ पर देख रहे हैं नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से ये जो अनुसूची में संशोधन किया गया है वो पहला, और जो पहला है वो कौन सा है, ये नवी अनुसूची में जो पहला है संशोधन वो नवी अनुसूची में किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, इसके बारे में देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए है, जो ए ऑप्शन है आपका, उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। देखिए मौलिक अधिकारों के विषय में यहाँ पर बात की गई है कि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, या फिर उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, या फिर सी है आपका, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, या फिर आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, इसको हम आपातकाल के दौरान डेज द करेक्ट ऑप्शन होगा, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। यदि देश में यदि कोई आपातकाल आ जाए या कोई ऐसी घटना घटित हो जाए या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, तो उसके लिए मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, उनमें बदलाव किया जा सकता है। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा, और ये ज़्यादातर ये यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो चलिए देखते हैं। बस हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है, और हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं क्लास आपको कैसी लगी, जो हम आपके लिए एमसीक्यूज़ लेकर आ रहे हैं। तो ये आपको एमसीक्यूज़ कैसे लगे, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।